हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस की शुरुआत की है। इन क्लासेस में हमने ऑलरेडी मैसूर तक की कहानी को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम मराठों की कहानी की शुरुआत करेंगे। मराठों को जब हम पढ़ेंगे तो इनके हम बैकग्राउंड के साथ साथ इनके बेसिक फीचर और इनके अंतर्ग्रंथित जो कहानियाँ हैं उसको पहले समझेंगे, और जब हम उसको समझ लेंगे तब हम ये अपने अगले पार्ट में देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ के बाद किस तरीके से बाजीराव ने मराठों के छत्र को पूरे भारत में साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया। और उसी में कई अन्य जो उस समय के पेशवा थे उनकी कहानियों को समझेंगे। आज हम केवल ये देखेंगे कि मराठा सरदार से पेशवा बनने तक की कहानी क्या थी, अर्थात मराठों के प्रभुत्व के बाद से किस तरीके से पेशवाओं का प्रभुत्व बढ़ाने में शुरुआत हुई या पेशवाओं का मराठों साम्राज्य के प्रति प्रभुत्व बढ़ने लगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस एकेडमी का हिस्ट्री ऑप्शनल का पाठ्यक्रम है। आप में से कई सारे लोगों को लगता होगा कि सर ये बार बार आप पाठ्यक्रम हमें क्यों बताते हो, क्यों पाठ्यक्रम को लेकर आप हमें याद दिलाते हो। तो वास्तव में हम आपको पाठ्यक्रम नहीं याद कराते, बल्कि हम आपको अपने पिछले 11 पार्ट्स की स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म में आपके माइंड में सिनॉप्सिस की तरह इनकलकेट करते हैं, ताकि आप क्रम की उस कहानी को ना भूलें, आप उस कथा को ना भूलें जिन कथाओं के संकलन को हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके दिमाग में एक क्रमबद्ध रूप से स्टोरी बनी रहे। अर्थात कभी भी फ्यूचर में आपसे किसी भी संस्थान का या किसी भी संस्थान के अभ्यर्थी के द्वारा अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप केवल भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन पर ही स्थिर ना रहकर, बल्कि उनकी प्रतिस्पर्धा और उनकी प्रभुसत्ता के संबंध में हर एक बात को तथ्य और तर्क के साथ में केवल अपने 3 से 4 मिनट की आवाज़ में उसे मधुर वाणी के तहत सुना सकें, जिससे उसका जो मन है वो मोहित हो सके। हम बस हमारा उद्देश्य ये होता है। क्लियर? कि आपने अगर 11 वीडियो सही से नहीं भी देखे हैं प्रीवियस पार्ट के, तो आप इसी वीडियो को देखकर ये समझ जाएं कि आखिरकार हमने अपने पिछले 11 वीडियो की कहानियों में क्या क्या या किन किन कथाओं का संकलन किया था। क्लियर? तो एक बार हम फिर से उसी फास्ट मोड में रिवाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि मराठों की कहानी की शुरुआत आखिरकार होती कहाँ से है और मराठों को हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है तो वो भारत में कई सारी अपनी बस्तियों की स्थापना करते हैं। इन बस्तियों की स्थापना के कालक्रम में उनकी कई सारे आपसी मतभेद होते हैं अपने ही लोगों के मध्य से। क्यों? क्योंकि उस समय के यूरोप से कई सारी कंपनियां एकाधिकार को तोड़ती हुई भारत की ओर उन्मुख हो रही थीं। वो चाहे पुर्तगाली हों, चाहे डच हों, चाहे डेनिश हों या फिर फ्रांसीसी हों, लेकिन इन तीनों कंपनियों की प्रभुसत्ता को अंततः अंग्रेजों ने या ब्रिटिश कंपनी ने उन्हें चुनौती दी। और चुनौती जब दी तो ये बात अलग है कि पुर्तगाली और डचों को उन्होंने सामान्य से सामान्य युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन फ्रांसीसियों के साथ जो उनकी प्रतिस्पर्धा थी वो काफ़ी कड़ी और काफ़ी रोमांचकारी बन गई, जिसको लेकर कर्नाटक युद्ध के रूप में 3 युद्ध हुए। ये बात अलग है कि उन युद्धों की जो प्रेरणा थी वो कहीं ना कहीं यूरोप में घट रही घटनाओं के प्रक्रमों से जुड़ी हुई थी। क्लियर? उसी दिशा में जब कर्नाटक में 1762 के दौर पे या 1763 के दौर पे वांडीवास की जब लड़ाई हो जाती है, क्लियर, या पेरिस की ट्रीटी हो जाती है, तो उसके बाद कंपनी को बंगाल की प्रभुसत्ता में भी पूर्णतया दखल देने का मौका मिल जाता है। हालांकि 1757 में प्लासी की विजय करके वहाँ के नवाब सिराज को पराजित कर दिया जाता है और अपने मन मुताबिक एक कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को सत्ता में स्थापित किया जाता है। जब मीर जाफ़र सत्ता में आता है तो उसको शुरू शुरू में ये लगता है कि वह कंपनी की या ब्रिटिश साम्राज्य की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में एक सफल शासक बन सकता है, लेकिन कंपनी की
या कहें कि क्लाइव की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने उसको उनके प्रभुत्व की चुनौती देने का एक सफल और एक असफल प्रयास करने का मौका दिया। सफल बेसिकली अंग्रेजों की तरफ से था और असफल बेसिकली मीर जाफ़र की तरफ से था। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी भी वास्तव में चाह रही थी कि अब वो मीर जाफ़र से मुक्ति पा ले। मीर जाफ़र से मुक्ति पाने का इसलिए भी उसके मन में ख्याल आया क्योंकि कंपनी ने मीर जाफ़र से कहा कि आप हमें वर्धमान की, मिदनापुर की और चटगांव की जो जमींदारी है उसकी सूबेदारी हमें दे दो। लेकिन मीर जाफ़र ने साफ मना कर दिया। तो कंपनी को ये लगा कि हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए जिस कारण हम मीर जाफ़र को उसके नवाबियत के पद से अपदस्थ कर दें। इसी दौर में जब कंपनी ने देखा कि मीर कासिम नाम का एक सामान्य व्यक्ति या उस समय का सेनापति वास्तव में उसे ये सारी रियायतें देने को तैयार है, तो कंपनी ने मीर जाफ़र पर ये आरोप लगाया कि आप डचों के साथ में मिलकर हमारी राजनीतिक प्रभुसत्ता को, हमारे विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहते हो। और कंपनी ने मीर जाफ़र को अब उसके नवाब के पद से हटाकर कलकत्ता में 10,000 रुपये की पेंशन के तौर पर रखा और मीर कासिम को गद्दी में स्थापित किया। लेकिन मीर कासिम अंग्रेज़ों की हर एक नीति से परिचित था। वो अली वर्दी खां के उन विचारों, उन कृत संकल्पों का अनुकरण कर रहा था जो अली वर्दी खां ने उस समय के शासन के दौर में कहे थे। उसने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और वहाँ पे यूरोपीय पद्धति के आधार पर अपनी सेना का गठन किया। सेना का गठन वास्तव में युद्ध के उद्देश्य से नहीं किया, बल्कि परिस्थितियां ऐसी जन्म ले चुकी थीं, अर्थात ब्रिटिश कंपनी का दखल, उनके अधिकारियों का दखल, दस्तक का दुरुपयोग आदि ये कई सारे रीज़न थे जिस कारण उसे इस ओर उन्मुख होना पड़ा। जब वो इस ओर उन्मुख हो रहा था तो उसने अवध के नवाब का और उसी समय मुगल सम्राट के सहयोग की मदद से बक्सर का युद्ध किया। लेकिन कई सारे कारणों की वजह से वो उस युद्ध में विजित ना होकर पराजित हो गया और पराजित होने के बाद उसे बंगाल की नवाबियत से अपने आप को खोना पड़ा। और जब वो अपने आप को वहाँ से खो देता है तो मुगल सम्राट के साथ और अवध के नवाब के साथ कंपनी इलाहाबाद की संधि करती है, जिससे कंपनी को उत्तर भारत में राजनीतिक गतिविधियां संपादित करने का अधिकार मिल गया। अवध के नवाब के रूप में एक बफर स्टेट मिल गया। घेरे की नीति के माध्यम से मराठों से अपने आप को बचा पाए, साथ ही उत्तरी सरकार की प्राप्ति से पूर्वी तट पर उनकी बस्तियों का विस्तार हुआ और मुगल सम्राट के अधीन आ जाने से या उसे पेंशन याफ्ता बना देने से उनकी कंपनी को वैलिडिटी मिली, अर्थात भारत में उनकी सत्ता की वैधानिकता की शुरुआत हो गई। जब ये सारी घटनाक्रम और घटनाएं चल रही थीं तो उसी वक्त दक्कन की राजनीति में कई सारी रियासतें अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए संघर्षरत थीं। उन रियासतों में एक मैसूर थी, दूसरी मराठा थी, तीसरी हैदराबाद का निज़ाम था। इन तीनों रियासतों में बात यह है कि मैसूर को हमें इंडिपेंडेंट रूप से पढ़ना पड़ता है, जबकि मराठों और हैदराबाद के निज़ाम को मैसूर और मराठों के साथ मिलाकर पढ़ना पड़ता है। क्लियर? और जब हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो हमारा मैसूर भी कंप्लीट हो जाता है और मराठा भी कंप्लीट हो जाता है। और आपने देखा था कि किस तरीके से मैसूर की रियासतों में हस्तक्षेप करने के लिए कंपनी ने मराठों और निजाम का सहयोग लिया। कंपनी ने किस तरीके से त्रावणकोर के राजा का सहयोग लिया, कैसे हैदर अली के संयुक्त मोर्चे को बार बार तोड़ा और अंततः जाकर टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि में पराजित करके करोड़ों रुपए की मांग की और हर्जाने के रूप में उसके आधे भाग को ले लिया। लेकिन फिर भी टीपू के अंदर बची उस प्राण शक्ति को समाप्त करने के लिए वेलेजली नामक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी गवर्नर ने अंततः उसे सहायक संधि स्वीकार करने के लिए विवश किया, किंतु अपनी श्रेष्ठता और अपने आत्मस्वाभिमान के कारण
उसने सहायक संधि को स्वीकार करना उचित नहीं समझा और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उस समय वेलेज़ली ने पुनः उसी वाडियार वंश की स्थापना कर दी, जिसे हैदर अली ने अपदस्थ करके सेना पर अपनी प्रभुता स्थापित की थी। अर्थात देवराज और नंजाराज के बाद जो उस समय वहाँ का बालक था, उस बालक को फिर से उन्होंने सत्ता में इस्टेब्लिश कर दिया। जब इतने घटनाक्रम हमने पढ़ लिए तब प्रश्न ये मन में आता है कि आखिरकार मैसूर और मराठों के मध्य संघर्ष ही क्यों था। आखिरकार मराठा और निज़ाम के मध्य संघर्ष ही क्यों था, और अगर संघर्ष था तो इनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। अर्थात मराठे अपनी प्रभुता की स्थापना के लिए क्यों बार बार मैसूर से युद्ध कर रहे थे, क्यों हैदराबाद के निज़ाम से युद्ध कर रहे थे, और क्यों मुगल सत्ता को या अवध के नवाब को चुनौती देने का प्रयत्न कर रहे थे। इतने सारे प्रश्नों को अगर आपको समझना है तो आपको मराठा की वहाँ से कहानी पढ़नी पड़ेगी जब संभाजी को औरंगजेब ने अपने यहाँ गिरफ्तार कर लिया था। आपको वहाँ से कहानी समझनी पड़ेगी कि जब राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को अपने शासन की बागडोर संभालने का प्रयत्न किया। आपको वहाँ से कहानी समझनी पड़ेगी कि जब उस समय के बहादुर शाह प्रथम ने साहू को छोड़ दिया था। आपको कहानी वहाँ से समझनी पड़ेगी कि जब बालाजी विश्वनाथ ने साहू का साथ देकर ताराबाई को मराठा की सत्ता से बाहर कर दिया। और अगर आप ये कहानी समझ गए तो मराठा आपके लिए इतने सरल हो जाएंगे जैसे कि मैसूर। क्लियर। और आप जब मराठों को पढ़ लेंगे, मराठों के उत्कर्ष और उनके उत्क्रम को पढ़ लेंगे, तो आप वास्तव में न केवल मराठा के टॉपिक को हिस्ट्री ऑप्शनल में मॉडर्न इंडिया के बेस पे समझ पाएंगे, बल्कि आप मेडिवल इंडिया में 1674 में शिवाजी के राज्यारोहण से भी समझ जाएंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अपने इस पार्ट में शिवाजी के राज्यारोहण की कहानी नहीं पढ़ेंगे। हम वास्तव में शिवाजी के राज्यारोहण के बाद उनके पुत्रों की कहानी को पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से संभाजी को गिरफ्तार किया जाता है, किस तरीके से साहू को, संभाजी को गिरफ्तार किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसके पुत्र साहू और उसकी पत्नी येसुबाई को अपने यहाँ कैद में रखा जाता है। देखिए, कई बार आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि सर जब हम ये पढ़ते हैं और जब आप हमें ये पढ़ाते हो कि येसुबाई कौन था, साहू कौन था, संभाजी कौन था, शिवाजी द्वितीय कौन था, बालाजी विश्वनाथ कौन था, राजा राम कौन था, उसकी पत्नी कौन थी, ये कहानियाँ आपको इनके तथ्य नहीं याद रखने हैं। आपको ये नहीं याद रखना है कि किससे कौन सा पुत्र हुआ था, उनके राज का क्रम क्या था। क्योंकि आपसे यहाँ पर प्रश्न यूपीएससी नहीं पूछेगी कि आप मराठों के आंतरिक कलह का वर्णन करें, विस्तार में आप विवेचन करें। ये बस हम इसलिए लेते हैं ताकि आपको आगे की जो स्टोरी है वो क्रिस्टलाइज रूप से क्लियर रहे। अर्थात आपको ये पता रहे कि पेशवाओं का उत्कर्ष मराठों में किस तरीके से हुआ। तो आप इसको बस कहानी के रूप में सुन लिया करें। आप इसको रटने का, इसको पूरी तरीके से लिखने का यत्न बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आप उस चीज़ को नहीं पा पाएंगे जिस चीज़ को आपको पाना है। हमारा उद्देश्य ये भी हो सकता था कि हम आपको ये घटनाएं ना पढ़ाएं, हम आपको शिवाजी के बैक स्टोरी ना बताएं, लेकिन वही है कि आपने भी कई संस्थानों से क्लासेस की होगी और जब उन्होंने ये बैकग्राउंड नहीं बताते हैं तो आपके मन में वो इमेज और वो कहानी छप ही नहीं पाती। और जब छप नहीं पाती तो आपकी लेखनी उत्तर लेखन की ओर उन्मुख ही नहीं होती, और जब उन्मुख ही नहीं होती तो आप में एक हतोत्साहना की भावना बढ़ती है और आप उत्तर लेखन के प्रति उदासीन रवैया अपनाने लगते हो। हम आपको बस इसलिए कहानी सुना देते हैं ताकि आपको स्मूथली सारी चीज़ें समझ में आए, लेकिन उन कहानियों का, उन तथ्यों का और उन घटनाओं का
प्रश्नों से संबंध कम होता है, इसीलिए हम आपको अंत में प्रश्न भी पढ़ाते हैं और प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना चाहिए वो भी बताते हैं। तब आप देखते हो कि हम आपको वहाँ पे कोई तथ्य नहीं बताते। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप बक्सर की लड़ाई में षड्यंत्र की पूरी एक विस्तार कहानी दो, जब तक आपसे प्रश्न ना पूछा गया हो। क्लियर? तो आप ऐसे समझ सकते हो। हमारा उद्देश्य है कि आपको एक वीडियो में लगभग 30 से 40 किताबों का कंपाइलेशन मिल जाए और आपको क्रमबद्ध कहानी क्लियर रहे कि हाँ ऐसे ऐसे मैसूर में, ऐसे ऐसे मराठा में घटनाएं घटी। समझ गए? तो अब हम शुरू करते हैं मराठों की कहानी। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम जब मराठे पढ़ेंगे तो हम कहाँ से पढ़ेंगे? वास्तव में हम पढ़ेंगे औरंगजेब के टाइम पीरियड से। हम पढ़ेंगे कि जब शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके जो उत्तराधिकारी हैं शंभू जी, उनको जब मारकर मुगल सेनाओं ने पराजित कर दिया और उनके बेटे साहू और उनकी पत्नी को अपने यहाँ कारागृह में बंद कर दिया, हम वहाँ से कहानी पढ़ेंगे। हम इसके पहले की जो कहानी थी, आखिरकार शिवाजी के पुत्र और उनके उत्तराधिकारियों को क्यों पराजित किया गया, क्यों उनको मारा गया, ऐसी दुश्मनी क्यों थी, ये सब मध्यकालीन भारत का पार्ट है। तो हम मध्यकाल में उसे पढ़ेंगे। लेकिन आपको कहानी की कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि हम कहानी के एक टुकड़े को यहाँ पर लेंगे और जब हम आपको मध्यकाल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम इस कहानी को जोड़ देंगे। हालांकि इस कहानी की मॉडर्न इंडिया में ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार अभ्यर्थियों के मन में ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, इसीलिए हम आपको ये कहानी समझा रहे हैं। और वास्तव में अगर आप ये कहानी समझ गए तो आप पेशवाओं के उत्कर्ष को भारत में समझ जाएंगे। और न केवल पेशवाओं के उत्कर्ष को आप भारत में समझ जाएंगे, बल्कि वर्तमान महाराष्ट्र की राजनीति में उठने वाले उन आक्षेपों, उन किंवदंतियों, उन कहानियों और उन राजनीतिक गलियारों के कुतर्कों को समझ पाएंगे, जिसको लेकर आए दिन न्यूज़ चैनल में डिबेट रहती है कि वास्तव में पेशवा क्या सच में शिवाजी के वंशज थे या पेशवा कुछ अलग ही थे और पेशवाओं ने अपनी सैनिक के प्रभुत्व को बरकरार रखते हुए मराठा सिस्टम में अपनी जगह बनाई। क्लियर? तो हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। और इस पर है क्या कि विगत कई वर्षों से यूपीएससी ने प्रश्न पूछा नहीं है। हो सकता है कि कभी भी इंडिपेंडेंट रूप से अगर प्रश्न पूछ दे और आपको अगर इसकी व्यापक और गहरी समझ नहीं है तो आप इसके उत्तर को नहीं लिख पाएंगे। जैसे कई बार जब लोग भक्ति आंदोलन आपको पढ़ाते हैं तो हर एक व्यक्ति को पढ़ा देंगे, सूरदास को पढ़ा देंगे, कबीर को पढ़ा देंगे, लेकिन वो ये नहीं देख पाएंगे कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ देगी चैतन्य महाप्रभु को लेकर और आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि आपको वो प्रश्न भी ना आए जो प्रश्न यूपीएससी मौलिकता के रूप में पूछे, आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकें। इसीलिए हम थोड़ा पीछे जाकर अपने जाल को और बड़ा बुनते हैं। क्लियर? समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इसके बाद आपको कहीं पर समय देने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर? तो अब हम देखते हैं अपनी कहानी को। हुआ क्या था कि 1689 में अर्थात 1675 में हमने ये देखा था कि किस तरीके से औरंगजेब सत्ता में काबिज हो जाता है अपने भाइयों को पराजित करके या उनको मार करके। आपने देखा था कि 1658 में किस तरीके से उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है, उसमें अली गौहर के साथ में किस तरीके से मुअज्जम, आलमारा ये सब लोग कैसे साथ देती हैं और अंततः जाकर दारा सिकोह सबको पराजित करके, कामबख्श को पराजित करके औरंगजेब गद्दी में बैठता है। औरंगजेब जिस समय गद्दी में बैठता है उसके कुछ ही वर्षों बाद महाराष्ट्र की सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि ने वहाँ पर एक ऐसे राजा को संदर्भित किया, ये एक ऐसे राजा को नियुक्त किया जो उनकी प्रभुता, उनकी अस्मिता और उनके कल्चर की पूरी तरीके से रक्षा कर सकें। और वो महाराज थे शिवाजी। शिवाजी ने हर संभव प्रयत्न से मुगलिया सल्तनत के उस धार्मिक आडंबर को तोड़ने का प्रयत्न किया जो वो उन पर आक्षेपित करने का प्रयत्न कर रहे थे।
इसी दिशा में उनकी कई बार मुगलों के साथ टकराव हुए। जब मुगलों के साथ टकराव हुए तो कई बार उसमें मुगल पराजित भी हुए और कई बार उसमें वो विजित भी हुए। पराजय कब हुए ये कहानी हम मध्यकाल में पढ़ेंगे, विजित कब हुए इसकी भी कहानी हम मध्यकाल में पढ़ेंगे। लेकिन अंतिम जो समय था जिसमें शिवाजी को लेकर एक छल के रूप में कहा जाता है कि आप अगर हमारी अधीनता स्वीकार कर लें या आप हमारी संधि को स्वीकार कर लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप दक्कन की वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं जो हमें बार बार दक्कन में विस्तार करने को लेकर रोकने का प्रयत्न करते हो। दक्कन का मतलब है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का मतलब है उस समय बीजापुर साम्राज्य के पतन के बाद तल्लीकोटा का युद्ध हमने पढ़ा था सामान्य तौर पर। देखिए, अब आपके दिमाग में अगर तल्लीकोटा की डेट नहीं याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि 1655 थी कि 1555 थी कि 1455 थी। देखो यहाँ पे क्या होता है, इतिहास के साथ फिर हम खिलवाड़ करने लगते हैं। जब हम तथ्यों को याद करते हैं तो वास्तव में वो इतिहास ना होकर वो परंपरागत इतिहास बन जाता है, तभी हमें अच्छे ढंग से कहानियाँ नहीं पता चल पाती। इसलिए हमें वो याद नहीं रखना है, बस आपको ये समझना है हाँ तल्लीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो विजयनगर साम्राज्य के पतन से संबंधित था। तो जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तो कई सारे क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए थे, चाहे वो बहमनी हो, चाहे गोलकुंडा हो, चाहे बीदर हो, चाहे बरार हो। ये सारे के सारे रीजन आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से संबद्ध हैं। उसी में से एक छोटा सा क्षेत्र था मराठों का। मराठे वास्तव में इन सब पर हमला करते थे और इनसे कहते थे कि अगर आपको हमसे बचना है तो आप हमें चौथ और सरदेश मुखी दिया करो। चौथ और सरदेश मुखी बेसिकली एक प्रकार के सुरक्षा के कर होते थे। सुरक्षा के कर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको हफ्ता देना पड़ेगा। क्लियर? हफ्ता क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हम आपकी रक्षा करते हैं। हम आपकी रक्षा किससे करते हैं? बाहरी शक्तियों के आक्रमण से। ध्यान देना। तो जब ऐसी प्रथा चल रही थी तो उसी समय उत्तर भारत से मुगलों का दक्षिण की ओर अभियान हुआ। हालांकि मुगलों का दक्षिण अभियान अकबर के टाइम पीरियड से ही शुरू हो गया था, लेकिन औरंगजेब के काल में ये अभियान ज़्यादा बढ़ता है और सूबों की संख्या की बढ़ोतरी के लिए औरंगजेब इस ओर और ज़्यादा उन्मुख होता है। वो चाहता है कि वो उस समय के सिकंदर, उस समय के अशोक यानी कि उसके युगों के पहले उससे बड़े साम्राज्य की स्थापना करे। इसी दिशा में जब वो दक्षिण की ओर आएगा तो आप बताइए उसका सामना किससे होगा? उसका सामना इन चौथ और सरदेश मुखी लेने वाले मराठा सरदारों से भी होगा। और मराठा सरदारों से जब उनका सामना होगा तो मुगल सत्ता क्या कहेगी कि भाई आप हमें जानते हो, हम कौन हैं? हम आपसे भी बड़े वाले सुरक्षा कर्मी, यानी कि हम आपसे बड़े भी मतलब कह सकते हो कि टैक्स वसूली कर सकते हैं और आप हमको प्रभुता दे रहे हो। तो मराठे क्या कहेंगे कि भाई आप कहीं के भी रहने वाले हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दक्षिण की सीमा में प्रवेश करना चाहते हो, अगर आप विंध्य के दक्षिण में आना चाहते हो, विंध्य यहाँ पे पर्वत श्रेणी है। देखो ये जो चीज़ें मैं बोल देता हूँ ना, जैसे विंध्य मैंने बोल दिया, मैं आपको दक्कन बोल देता हूँ, प्रायद्वीप बोल देता हूँ, तो आप यहाँ पे गूगल वगैरह मत किया करिए। गूगल वगैरह का मतलब आप ये मत सोचा करिए कि यार विंध्य कहाँ है, ज़रा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम जब आपको ऑलरेडी पढ़ाएंगे ना, खासतौर पर जब करंट अफेयर्स, तो वहाँ पे हम ये बात लिंक करा दिया करेंगे कि देखो मैंने वहाँ पे आपको विंध्य बताया था ना, देखो यहाँ पे ये विंध्य है। क्यों मैं ऐसा कहता हूँ? ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि अभी आपके मन में हम वो हुक कर देते हैं चीज़ों को। हुक इसलिए कर देते हैं ताकि आपका दिमाग उस पर चिंतन करता रहे और आपके अंदर एक भूख की प्रवृत्ति जागृत हो सके। और जब आप में ये भूख बनी रहेगी निरंतर कि यार विंध्य को जानना है कि आखिरकार विंध्य ऐसा है क्यों, क्लियर, तो क्या होगा कि जब आप वहाँ जाओगे, जब आप विंध्य को देखोगे, तब आपको विंध्य के प्रति काफ़ी लगाव हो जाएगा। जैसे अभी आप में से कई सारे लोग लवासना नहीं गए हैं, घूमने भी नहीं गए वो लवासना,
क्यों नहीं गए हो? क्योंकि यहीं से कपोल कल्पना कर रहे हो बैठे बैठे कि यार जब लवासना में सिलेक्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो मैं ऐसे सीलम परम भूषणम के समक्ष अपनी पिक क्लिक करूंगा, मैं ऐसे वहाँ के कर्मशील हॉस्टल की ओर ऐसे पिक क्लिक करूंगा, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ के ऑडिटोरियम में मैं ऐसे क्लिक करूंगा, मैं वहाँ पे इस तरीके से जब बुक लाइब्रेरी में बैठा हूँगा या वहाँ के जो किचन है वहाँ पे जब जाऊँगी तो ऐसे रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें इमेजिन करते हो और सोचो अगर कोई आपको अभी पहुँचा दे तो सफलता के बाद का वो मज़ा किरकिरा हो जाएगा, मन ही नहीं लगेगा। इसीलिए वो जो 100 दिन आपको वहाँ ट्रेनिंग के मिलते हैं वो इसीलिए काफ़ी अच्छे होते हैं कि आप हर एक उस पल को जीना चाहते हो। तो वही चीज़ मैं करता हूँ कि अभी आपके अंदर बस थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर दी कि ताकि जब मैं बिंद पढ़ाऊँ तो आपको चीज़ें क्लियर रहें, समझ गए? तो हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि आप दक्षिण में अगर आओगे तो आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो मुगलों ने कहा कि भाई हम तो टैक्स नहीं देते हैं और ना ही हम आपको टैक्स देंगे, और ऐसी अभी भारत में कोई प्रभुसत्ता है नहीं जो हमसे टैक्स की वसूली कर ले। तो मराठों ने कहा अरे भाई, आप अपने आप को इतना बड़ा दादा क्यों समझते हो? आप ये भूल रहे हो कि आप दक्षिण में हो और दक्षिण का मतलब है मराठा, और मराठों के राज्य में अगर आपको आना है तो टैक्स देना पड़ेगा। मुगलों ने कहा हम नहीं देंगे, और जब उन्होंने इस चीज़ को लेकर बात की तो ये दोनों आपस में लड़ने लगे, और अपने लड़ने की प्रभुसत्ता को स्थापना में मुगल कई बार पराजित होते गए। पराजित होने के कई सारे कारण थे। एक तो मराठों की जो लड़ने की कुशल नीति थी वो छापेमार युद्ध पद्धति थी, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया होता था तो वहाँ पे वो छिपकर वार करते थे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर वार करेंगे तो मुगलों की सेना इतनी ज़्यादा होती थी कि दिक्कत हो जाती थी, और जबकि मराठे संख्या में कम होते थे, घुड़सवार उनकी रफ्तार होती थी। क्लियर? तो इस चीज़ को लेकर औरंगजेब को बड़ी परेशानी हुई। उसने देखा कि भाई हम तो पराजित हो जा रहे, सच में ये लोग दादा हैं, लेकिन हम इनको टैक्स भी नहीं देना चाहते। तो उसने अपने उसी समय के समकालीन एक राजपूत को कहा कि आप एक काम करो, जाके शिवाजी से बात करो और उनसे एक संधि करो, और संधि के माध्यम से उनसे कहो कि वो हमको ऐसे परेशान ना किया करें, हमें दक्षिण भारत में राजनीति के विस्तार को करने दें। तो लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, हम जाते हैं। तो उसी समय जय सिंह नाम के एक व्यक्ति को भेजा गया। जय सिंह नाम के व्यक्ति जब यहाँ पे आए, शिवाजी से बात की, तो शिवाजी ने कहा कि ठीक है भाई, कुछ बातें हम आपकी मान ले रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि हम उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे, मतलब संधि करेंगे लेकिन स्वाभिमान अपना नहीं बेचेंगे। तो बोले कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब चौधरी बन गए थे जय सिंह कि चलो हम तुम्हारा निपटारा करवा देते हैं। तो जब जय सिंह इनको लिवा करके औरंगजेब के दरबार में गए तो माना ये जाता है कि औरंगजेब इनको इस्लाम कबूल कराने के लिए ज़बरदस्ती करने लगा, इनको धमकियां देने लगा, और जब औरंगजेब के शासनकाल में ये पहुंच गए तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, माना ये जाता है। क्लियर? और भी कई कहानियां हम वो मध्यकाल में पढ़ेंगे, अभी हम बस ऊपर ऊपर से ले जा रहे हैं। और जब ये घटनाएं हुई तो शिवाजी को आगे चलकर कई सारी लड़ाइयों में पराजित हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? उसी समय शिवाजी की 2 पत्नियां थी। क्लियर? एक पत्नी से उनको शंभूजी नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, दूसरी पत्नी से उन्हें राजा राम नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। अब यहाँ से समझना, क्योंकि यहीं से वास्तव में आपकी कहानी समझ में आएगी। शंभूजी भी अपने शिवाजी, या आप कह सकते हो कि अपने पिता के लिए काफ़ी एक योग्य शासक था, और उत्तराधिकार का इन दोनों के मध्य जब युद्ध हुआ, राजा राम और शंभूजी के मध्य, तो प्रजा चाहती थी कि शंभूजी राजा बने, जबकि जो वहाँ की रानी थी, या आप कह सकते हो जो ताराबाई थी, वो चाहती थी कि उनके पति राजा राम राजा बने। क्लियर? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शंभू जी ने हर संभव तरीके से अपने आप को विजित कर लिया और वो राजा बन गए। जब शंभू जी राजा बन गए तो उनके नेतृत्व में मराठा शक्ति आ गई और उन्होंने मुगल सेनाओं को पराजित करने का प्रयत्न किया और अपने पिता का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन मुगल सेनाओं ने उन्हें आगे चलकर हरा दिया।
हराने के बाद उन्हें मार दिया। मारने के बाद उनके पुत्र साहू को अपने यहाँ बंदी बना लिया और साथ ही उनकी पत्नी येसुबाई को भी अपने यहाँ बंदी बना लिया। ध्यान रखना, अब ये याद नहीं रखना येसुबाई कौन थी, बस इसलिए मैं येसुबाई बता रहा हूँ क्योंकि क्लाइमेक्स में ये जरूर आएंगे। क्लियर, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे येसुबाई बताया। जब साहू को बंदी बना लिया तो औरंगजेब ने बंदी साहू को इसलिए नहीं बनाया, मतलब उस पुत्र को इसलिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि ये जो दूसरा पुत्र था शिवाजी का, राजा राम, अब साहू शंभू के बाद ये सतारा की गद्दी में अपने आप को काबिज करने का प्रयत्न करने लगा। सतारा उस समय मराठा सरदारों की प्रमुख राजधानी हुआ करती थी, समझना। तो हुआ क्या कि राजा राम ने औरंगजेब को कई बार कड़ी चुनौती दी, लेकिन आगे चलकर राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। और जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो क्या हुआ कि राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र अर्थात राजा राम के बेटे, किसको बताइए, याद है कि नहीं याद है, अपने बेटे शिवाजी द्वितीय, ध्यान देना, शिवाजी द्वितीय के साथ में मराठा सत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। जब ऐसी घटनाएं और कालक्रम चल रहे थे तो उस समय औरंगजेब को ये लगा कि अरे राजा राम तो फिर से प्रभुता में आ गया, फिर से मराठा शक्ति प्रभुत्व में आ रही। तो वो बेसिकली क्या कर रहा था कि अपने यहाँ साहू को केवल बंदी नहीं बनाया था, बल्कि साहू को कई सारी सहूलियतें भी दे रखा था। अर्थात बंदी तो नाम मात्र का था, उसे अपने यहाँ न केवल मनसब देता था बल्कि उसे राजा की उपाधि भी दे रखा था, यानी कि उसका सम्मान करता था औरंगजेब। अब ये सम्मान वो डर की वजह से करता था या उसकी मराठा राजनीति में एक दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ का परिचय था, तो ये तब पता चलता है कि जब वास्तव में साहू को छोड़ा जाता है। साहू को आगे चलकर शाह आलम प्रथम ने छोड़ दिया, जिसको आप मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से जानते हो। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वही शासक बनता है मुगल सत्ता का 1707 के बाद। आपको ये याद नहीं रखना है कि शाह आलम प्रथम कौन था, ये कौन था, क्योंकि शाह आलम द्वितीय आप ऑलरेडी पढ़ते हो बक्सर की लड़ाई में। क्लियर, तो यहाँ पे बस समझना है कि वास्तव में हाँ ये कहानी थी। होता है क्या कि हम लोग जटिल बना लेते हैं इतिहास को, जब हम एक एक पर्सनालिटी को लिखने लगते हैं, उनके माता, उनकी दादी, उनके पिता, उनकी चाची, उनकी नानी, क्योंकि बहुत बड़ी ये कहानी हो जाती है। क्लियर, तो आपने देखा कि औरंगजेब ने क्या किया, वो समझ रहा था कि साहू हमारे लिए कूटनीतिक दूरदर्शी राजनीति के रूप में काम आएगा, तो औरंगजेब ने इसको तब तक अपने यहाँ बंदी बनाकर रखा। इसी समय माना ये जाता है कि बालाजी विश्वनाथ, जो कि उस समय सूबेदार थे या छोटे से छोटे पद से उभर कर ऊपर आ रहे थे, तो उन्होंने जेल में ही साहू से मुलाकात की थी। समझना, माना जाता है, मैंने वर्ड बोला है, समझ रहे। तो जब साहू से उन्होंने मुलाकात की तो उस समय साहू ने कहा कि बाबूजी क्या आप हमको छुड़वा सकते हो। तो बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम महाराज से बात करते हैं, अर्थात शाह आलम प्रथम से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और फिर ये कहा जाता है कि बालाजी विश्वनाथ की सिफारिश के आधार पर या बालाजी विश्वनाथ की कूटनीतिकता के आधार पर शाह आलम प्रथम को ये पता चल जाता है कि वास्तव में अगर हम साहू को रिलीज कर दें, साहू को अगर हम छोड़ दें, तो मराठा की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी। अर्थात राजा राम की पत्नी ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेकर जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रही थी, उत्तराधिकार का नहीं, जो उसे छत्रपति बनाने का समारोह आयोजित करने जा रही हैं, तो वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और अगर इन दोनों के मध्य गृह युद्ध छिड़ गया तो मराठों की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और हम आगे चलकर मराठों पर हमला करके अपने आप को उस क्षेत्र में संप्रभु बना सकेंगे। और हुआ यही, साहू को शाह आलम प्रथम ने छोड़ दिया। ध्यान देना, मैंने क्या बोला, साहू को शाह आलम प्रथम ने छोड़ दिया। क्या साहू की माँ को छोड़ा?
नहीं छोड़ा। ध्यान रखना, साहू की माँ को नहीं छोड़ा है। और इसको दिमाग में क्लिक करके इस तथ्य को बैठा लेना, क्योंकि आगे क्लाइमेक्स में ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्लियर? जब उसने ये चीज़ देखा कि साहू को छोड़ दिया गया, तो साहू दौड़ते दौड़ते गया अपनी राजधानी सतारा की ओर। क्यों? क्योंकि बालाजी ने उससे कहा, अब यहाँ पे देखो साहू मैंने ये सरौता वाला बनाया है, वहाँ पर मैं साहू सलजम वाला बनाता हूँ। क्लियर? तो हैं एक ही, बस वो लिखने में थोड़ा वो गलत हो गया है, बाकी आपको यहाँ पे सलजम वाला ही सा बनाना है। क्लियर? तो हुआ क्या कि जब दौड़ते दौड़ते साहू जा रहा था, तो रास्ते में गाड़ी में दोनों बैठे थे, बालाजी विश्वनाथ और साहू। बालाजी विश्वनाथ से साहू पूछ रहा था कि यार मेरे वहाँ पे तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी, और हमारी जो चाची हैं मतलब ताराबाई, वो कहीं अपने अल्पवयस्क पुत्र को कहीं उत्तराधिकार न बना रही हों, कहीं उसको छत्रपति न बना रही हों। तो बालाजी ने कहा तुम चिंतित मत हो, चलो अब जेल से छूटे हो, नहाओ धो, चल के कपड़े वपड़े पहनो, बदलो, और देखते हैं फिर वहाँ की स्थिति कैसी होती है। अब ये जब गाड़ी से जा रहे होते हैं तो रास्ते में देखते हैं, अरे सारे ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तो पता चलता है, एक गाड़ी वाले को रोका कि भाई कहाँ जा रहे हो। तो साहू को, क्योंकि उस समय कोई जानते नहीं थे, भाई जेल से कैदी छूटा है तो कैसे कोई जानेगा। तो सबने कहा अरे मूर्ख, तुम्हें ये भी नहीं पता आज ताराबाई का बेटे का उत्तराधिकार का समारोह है। तो साहू ने कहा अच्छा, तुम्हें किसने बताया? बोले पूरे गांव को पता है, मिठाइयाँ बट रही हैं, चलो तुम भी सतारा देख लो चल के। साहू ने बोला ये तो गजब हो गया, मैं काफ़ी लेट हो गया। साहू और तेज उससे बोला गाड़ी वाले से कि भैया कैब जल्दी चलाओ, जल्दी पहुंचना है मुझे। तो कैब वाले ने गाड़ी स्पीड में और भगाई, और जो ही जब पहुंचा साहू, तो देखा कि ताराबाई अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा साम्राज्य की सत्ता का उत्तराधिकारी बना रही हैं। और जब सत्ता का उत्तराधिकारी बना रही हैं, तो क्या हुआ कि उस समय साहू ने कहा अरे चाची ये क्या कर रही हो। तो चाची ने कहा कि बेटा बनेगा तो यही बनेगा। तो उसने कहा नहीं, अगर ये बनेगा तो इसको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध में अगर ये जीत गया तो आप इसको बना देना। तो चाची ने कहा कि ठीक है कर लो युद्ध। चाची ये समझी कि जेल में ये रहकर आया है तो इसको उतना पौष्टिक खाना थोड़ा ना मिला होगा, अर्थात उतना ये मजबूत नहीं हुआ होगा, और जब ये उतना मजबूत हुआ नहीं होगा तो इसको तो हम पराजित कर ही सकते हैं, क्योंकि चाची काफ़ी स्ट्रोंग थी। चाची ने ऑलरेडी औरंगजेब को पराजित करने का कई बार प्रयत्न किया। तो जब ये स्थिति देखी, उनको ये पता ही नहीं था कि उनका बॉडीगार्ड कडप्पा के रूप में बालाजी विश्वनाथ उनके साथ में खड़ा है। तो बाहुबली चाहे अल्पवयस्क हो, चाहे जैसा हो, या चाहे जेल से आया हो, उसको क्या दिक्कत। तो उसने क्या किया कि ठीक है, ताराबाई ने युद्ध किया, और ताराबाई और शिवाजी द्वितीय के मध्य जब युद्ध हुआ तो शिवाजी द्वितीय पराजित हो गया। और शिवाजी द्वितीय जब पराजित हो गया खेड़ा के युद्ध में, साहू विजित हो गया, तो ताराबाई की सत्ता सीमित हो गई। और ताराबाई की जब सत्ता सीमित हो गई तो चाची ने कहा, क्योंकि परिवार ही था, साहू को भी लगा अरे चाची हैं कहाँ जाएंगी, इतने दिन से सेवा कर रही, कम से कम मराठे के उस दिए को बुझने तो नहीं दिया। ये बात अलग है कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को जागृत किया, लेकिन ये बात भी तो सही है ना कि उन्होंने शिवाजी यानी कि हमारे दादाजी के उस दीपक को बुझने नहीं दिया, और फिर हैं तो हमारे पिता की भाई की पत्नी ही। तो इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं चाची, जो हुआ खेड़ा के युद्ध में सो हुआ, एक काम करते हैं, हम उत्तरी क्षेत्र ले लेते हैं और आपको मराठों का दक्षिणी क्षेत्र दे देते हैं। अर्थात मराठों की उत्तरी सीमा में जो सतारा है वहाँ पर साहू का शासन होगा, और मराठों की जो दक्षिणी सीमा है कोल्हापुर, वहाँ पर आपका शासन होगा, अर्थात आपके बेटे का शासन होगा, जिससे आप भी खुश रहें और कम से कम हमें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। क्लियर? तो चाची ने कहा कि ठीक है बेटा, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, कम से कम हमें बुढ़ापा जीवन व्यतीत करने के लिए एक अच्छा सा क्षेत्र दे दिया।
इसी समय कोल्हापुर को जब दे दिया गया किसे, ताराबाई को, या कहें कि उनके अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को, हालांकि अब ये वयस्क हो चुका था, तो शिवाजी द्वितीय युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उसी समय राजा राम का एक दूसरा बेटा था, मतलब ताराबाई का एक दूसरा पुत्र था। अब यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन आ जाती है। कन्फ्यूजन क्यों? कि क्या सच में वो ताराबाई का ही पुत्र था या शिवाजी या राजा राम की किसी दूसरी पत्नी का था, तो यहाँ क्लियर नहीं है। इतना डेप्थ हम मराठों की जब हिस्ट्री और डिटेल से पढ़ेंगे तो क्लियर। तो आप ये मान सकते हो कि वो ताराबाई का तो पुत्र नहीं होगा क्योंकि अल्पवयस्क ही था, क्लियर, किसी और का पुत्र होगा, क्लियर, दूसरी पत्नी का मतलब। तो उनका जो पुत्र था अर्थात राजा राम का जो दूसरा पुत्र था संभाजी द्वितीय, वो सत्ता पर काबिज होता है। और जब वो सत्ता पर काबिज हो जाता है तो वो ये देखता है कि हमारा जो पहले वाला भाई था वो बड़ा डरपोक था। अर्थात उन्होंने कहा, साहू ने, कि आपको हम कोल्हापुर दे देते हैं और हमें आप सतारा दे दो, और इसमें वो राजी हो गए। अरे भाई, मराठा हमें पूरा क्षेत्र चाहिए। तो उसने, संभाजी ने साहू के साथ में युद्ध किया। और साहू के साथ जब युद्ध किया तो वही बात थी ना कि साहू के सामने तो ये भी पराजित हो गए, और ये भी जब पराजित हो गए तो अंततः वारना की संधि हुई। और वारना एक जगह है, वारना की जब संधि हुई तब फिर से ये डिसाइड हुआ कि भाई आप मान जाओ, आपको केवल और केवल दक्षिणी भागों में राज्य करना है और उत्तरी भागों में केवल और केवल हम राज्य करेंगे, क्लियर। जब ये कह दिया गया तो संभाजी को भी लगा सही बोल रहा है, और संभाजी को इसलिए भी लगा क्योंकि उस समय संभाजी को पराजित करने में बालाजी विश्वनाथ का काफ़ी बड़ा योगदान था। उसने हर संभव प्रयत्न किया था संभाजी ने कि हम बालाजी विश्वनाथ को अपने साथ मिला लें, लेकिन मिला नहीं पाया क्योंकि बालाजी विश्वनाथ अपने आप में इतना बड़ा दूरदर्शी शासक था कि वो मराठा सरदारों में साहू का साथ देकर मराठा साम्राज्य की प्रभुसत्ता की उस गाड़ी की ध्वजवाहक को अपने हाथ में लेना चाहता था। उसे ये पता था कि ताराबाई या शंभू जी का साथ देकर हम मराठों की प्रभुता को अपने अंतश्चेतना में शामिल नहीं कर सकते। अर्थात उसकी इतनी बड़ी दूरदर्शिता, जैसे हमारे पीएम मोदी साहब नहीं कहते कि जब मैं चाय बेचता था, या जब आप उनकी बायोग्राफी देखोगे तो उस समय नहीं कहा जाता है कि ये बालक, जब एक विद्यालय में प्रश्न पूछा गया तो इससे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, तो इन्होंने कहा मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। ये बात अलग है कि चाय बेचने के बाद धीरे धीरे उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बाद गुजरात के सीएम बने और फिर संघर्ष के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने। अब ये कहानी है, ठीक है, कितनी इसमें सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वो एक डिबेट का विषय हो सकता है। सच में उन्होंने संघर्ष किया या हम लोग जो हैं लाइफ में क्या हम लोग संघर्ष नहीं करते हैं? तो हर व्यक्ति का अपना जीवन है, क्लियर। वही होता है जब आप सफल हो जाते हो तो अगर आप ये भी बोल दोगे कि हाँ उस समय मैं 24 घंटे पढ़ता था तो लोग मान लेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि आप 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते हो। एक दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, लेकिन 3 साल नहीं कर सकते हो। तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन ये दूरदर्शिता ही तो थी कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है। वही दूरदर्शिता थी बालाजी विश्वनाथ के अंदर कि आगे चलकर कभी ना कभी तो मराठा शक्ति कमज़ोर होगी ही, और जब मराठा शक्ति कमज़ोर हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं मराठों के प्रभुत्व के नेता बन जाएंगे। अभी इनको आपस में ही लड़ने दो, क्लियर। जब ऐसी स्थितियां चल रही थी, साहू जी को जब हर तरफ से विजय मिलती गई, अर्थात अल्पवयस्क होने के बावजूद भी महेंद्र बाहुबली को कडप्पा बार बार संरक्षित करने लगा, उसे बचाने लगा, तो कडप्पा की शक्ति में इजाफा हुआ। और जब कडप्पा की शक्ति में इजाफा हुआ तो उसे हर तरीके का लोक लुभावन अवसर दिया गया। लेकिन कडप्पा तो अपनी स्वामी भक्ति में निडर था। अब ये बात अलग है कि कडप्पा और बालाजी विश्वनाथ को आप ऐसे तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कडप्पा ने कभी भी राजत्व की बात नहीं की, राजा बनने की इच्छा नहीं जताई, वो हमेशा सेवक ही बना रहना चाहता था, क्लियर।
लेकिन बालाजी को ये अवसर मिल गया कि वो सेवक की बजाय, सारथी की बजाय शासक बन गए। क्लियर। और शासक कैसे बने, इसकी शुरुआत तब हुई जब साहू प्रसन्न होकर उनकी इस वीरता, उनकी इस राजमर्मज्ञता, उनकी इस राजनीतिक कूटनीतिज्ञता से जब परिचित हो गया तो उन्हें आगे चलकर अपना सेनापति बना लेता है। अपना सेनापति क्यों बनाया? क्योंकि साहू का जो पहले सेनापति होता था, पहले तो बालाजी विश्वनाथ साथी होते थे ना, मतलब एक तरीके से जेल में मिले थे, गाड़ी में साथ लेकर आए थे, सतारा में कैब से उतारा था, कैब का किराया भी बालाजी विश्वनाथ ने दिया था, तो ऐसी दोस्ती थी इनकी। क्लियर। लेकिन जब साहू को जब ज़रूरत पड़ी तो साहू को ये थोड़ा ना पता था कि ये केवल कैब में हमारे साथ आ सकते हैं, बल्कि साहू को ये जब पता चला कि अरे भाई ये तो अपने आप में भी वीर है, ये कोई अबोध बालक नहीं है या कोई अबोध व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है और ये हमें चाणक्य की तरह सिकंदर को पराजित करने में सहायता दे सकता है या घनानंद को पराजित करने में सहायता दे सकता है, तो क्यों ना इसको अपने साथ ले लो। लेकिन उस समय साहू का सेनापति हुआ करता था चंद्रसेन। चंद्रसेन ने धोखा दे दिया साहू को और चंद्रसेन जाकर मिल गया ताराबाई के साथ और शंभूजी द्वितीय के साथ और पराजित करने की सोची साहू को। अब सेनापति था तो सेनापति क्या होते हैं सब कुछ जानते हैं, लेकिन बालाजी विश्वनाथ की कूटनीतिज्ञता ने चंद्रसेन द्वितीय को मरवा दिया और जब मरवा दिया तो सेनापति का पद खाली हो गया। तो सेनापति के पद पे साहू ने कहा एक काम करो, तुम मेरे बहुत विश्वासी इंसान हो, तुमको हम सेनापति बना देते हैं। और जब सेनापति बना दिया तो उसकी योग्यता को देखकर वो और प्रभावित हुआ और आगे चलकर उसे पेशवा का पद दे दिया। पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब होता था कि जो राजा की कैबिनेट होती थी उस कैबिनेट का जो मुख्य मुखिया, आज के हिसाब से समझ लो राष्ट्रपति हमारे देश का राजा है, समझ लो मैं कह रहा हूँ, है नहीं, राष्ट्रपति देश का राजा है। राष्ट्रपति अपने सारे काम अपने एक प्रधानमंत्री से करवाता है, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। क्लियर। और उनकी कैबिनेट के जो मेंबर हैं वो सारे के सारे कर्मचारी हैं, चाहे वो सेनापति हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये प्रधानमंत्री का पद मिल गया किसको? पेशवा का पद मिल गया बालाजी विश्वनाथ को। अर्थात अब केवल और केवल राजा और पेशवा के मध्य कोई नहीं था। अर्थात अगर पेशवा चाहे तो कभी भी राजा को समाप्त करके अपनी सत्ता इस्टेब्लिश कर सकता है, यानी कि वो नीचे नहीं है यहाँ पे, वो यहाँ के मंत्रियों में नहीं है, अब वो मंत्रियों में श्रेष्ठ है। और जब ये चीज़ें हो गई तो आप बताइए पेशवा का पद क्या एक साधारण इंसान के हाथों में था, बल्कि उस युग के सबसे कुशल, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में था। और जब उस युग के सबसे कुशल और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में था तो क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि उस पद की महत्ता कम होगी? बिल्कुल भी नहीं, उस पद की महत्ता और बढ़ जाएगी। और महत्ता तो तब और बढ़ जाएगी कि जब उस पद पर सुशोभित हो रहे हों बालाजी विश्वनाथ, जिनकी वीरता, जिनकी सूरवीरता के चर्चों को सुनकर मुगलों की सत्ता भी कांप उठती थी। क्लियर। तो इस चीज़ से क्या हुआ, ये पद काफ़ी शक्तिशाली हो गया और इतना शक्तिशाली हो गया कि आगे चलकर वास्तव में इसके उत्तराधिकारी जो थे वो राज्य के वास्तविक शासक बन बैठे। कैसे बन बैठे ये कहानी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताना चाहते हैं कि इसके जो उत्तराधिकारी थे बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम हुआ, बाजीराव द्वितीय हुआ, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव हुआ, तो इनको हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर। और हुआ क्या कि जो छत्रपति होता था, मतलब जो साम्राज्य होता था या जो सम्राट होता था या जो सरदार होता था साहू, या फिर आगे चलकर आपको मिलेंगे शिवाजी द्वितीय, शंभूजी द्वितीय, तो ये सब केवल नाम मात्र के रह गए। जैसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ क्या है, नाम मात्र का है, तो वही स्थिति हो गई। ऐसे ही आप लिंक कर लिया करो तो चीज़ें याद रह जाएंगी। क्लियर। अब क्या हुआ कि मोदी जी सर्वे सर्वा हो गए, अर्थात बालाजी विश्वनाथ सर्वे सर्वा हो गए। तो जब बालाजी सर्वे सर्वा हो गए
तो अब नीतियां और नियम किसके अनुरूप बनेंगे? बालाजी विश्वनाथ के अनुरूप। कोई विदेशी कंपनी को अगर ज़रूरत पड़ेगी मदद के लिए तो वो किसके पास जाएंगे? बालाजी विश्वनाथ के पास। और जब बालाजी विश्वनाथ के पास वो जाएंगे तो बालाजी विश्वनाथ उनसे संधियां करेंगे, और जब संधियां करेंगे उनसे तो उन संधियों में मराठों की प्रभुता को बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। और जब हर संभव प्रयत्न करेंगे मराठों की प्रभुता को बढ़ाने का, तो मराठा साम्राज्य में या मराठा जनमानस में बालाजी विश्वनाथ लोकप्रिय हो जाएंगे या अलोकप्रिय हो जाएंगे? तो लोकप्रिय हो जाएंगे। जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन ने जब युद्धों के माध्यम से विजय हासिल करने की शुरुआत की, तो वो उन राजाओं, उन राजवंशों और उन लोकतांत्रिक गणतांत्रिक क्रांतिकारियों, यहाँ तक कि उन क्लब के मेंबरों से भी ऊपर उठ गया जो कि उस समय की फ्रांस की क्रांति को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने बड़े प्रभुत्व क्षेत्र को विजित करने की संकल्पना कभी नहीं की थी जो नेपोलियन ने की थी। अर्थात मोदी जी 2014 में इसलिए आए क्योंकि वो 56 इंच के सीने की मदद से जनता की हेल्प कर सकते थे। वो जनता की हर उस महत्वाकांक्षा को सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से तृप्त कर सकते थे, जो जनता के अंदर राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति को जगाए रखी थी। क्लियर? अर्थात मोदी जी का आना और बालाजी विश्वनाथ का आना एक तरीके से देश की जनता में अपनी पैठ को बढ़ाना था। और जब उनकी पैठ बन गई तो महंगाई कितनी भी हो जाए, बेरोजगारी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन मोदी ही है जो देश को बचाएगा, ये लोगों के अंदर जब बैठ गया तो क्या हुआ कि अन्य जो विकल्प थे, अन्य जो विपक्षी पार्टियां थीं, उनको केवल हंसी मजाक का पात्र बना दिया गया। अर्थात अब केवल और केवल जिस पर भी ध्यान जाता था या जिसकी भी बात होती थी तो वो बालाजी विश्वनाथ की बात होती थी, साहू की बात केवल अपवाद सी रह गई। समझ गए? ऐसा देखो, आप लिंक किया करो तो क्या होगा कि आपको स्टोरी पता चला कि अच्छा बालाजी विश्वनाथ इतने गहन हो गए थे या उनकी प्रभु सत्ता इतनी बढ़ गई थी, उनका राजत्व इतना मजबूत हो गया था। और इतना मजबूत क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने मराठा की जनता में अपनी पैठ बैठा ली थी। और जो भी व्यक्ति मराठा की जनता में पैठ बैठा लेगा, वास्तव में इससे क्या होगा कि वो शासक बनने के करीब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मराठा सरदारों में खूबियाँ यही थी कि ये वास्तव में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से ही निकल कर आए थे, ये कोई राजवंशी परंपरा के उत्तराधिकारी नहीं थे। तो जब जनता ही जिसका सहयोग कर देगी, मराठा उसी से उभर कर आ जाएंगे, उसमें कोई राजवंशी परंपरा नहीं थी। क्लियर? और ये स्थिति तब और शक्ति में मजबूती प्रदान कर दी जब साहू का कोई पुत्र ही नहीं था। और आप बताइए साहू का साथ कौन दे रहा था? बालाजी विश्वनाथ। और जब साहू का कोई पुत्र ही नहीं बचा तो क्या हुआ? बालाजी विश्वनाथ के लिए रास्ता क्लियर हो गया, यानी कि अब वो शासक बन सकता था मराठा सरदार का। लेकिन उसी समय आप बताइए, राजा राम द्वितीय की कहानी आप पढ़ रहे थे, राजा राम द्वितीय के बाद राजा राम के दूसरे पुत्र की कहानी आप पढ़ रहे थे, शंभूजी द्वितीय। क्लियर? लेकिन शंभूजी जो द्वितीय थे उन्होंने पूरी की पूरी आकांक्षाओं पे पानी फेर दिया और आगे चलकर कोल्हापुर में सैन्य अभियान किया। और जब सैन्य अभियान किया तो आगे उसी दिशा में 1720 के टाइम पीरियड पे बालाजी विश्वनाथ का देहांत हो गया। और जब देहांत हो गया तो उसी के पुत्र, उसके उत्तराधिकारी बाजीराव प्रथम शासन को संभालते हैं। और बाजीराव प्रथम जब शासन को संभाल लेते हैं तब स्थितियां फिर से बदल जाती हैं और आगे चलकर धीरे धीरे पूरी तरीके से साहू की सत्ता समाप्त हो जाती है। साहू की सत्ता समाप्त होने के बाद राजा राम द्वितीय का जो पौत्र था, अर्थात ताराबाई का जो दूसरा पुत्र था संभाजी द्वितीय, वो शासन संभालता है और नाम मात्र का बचा रहता है। क्लियर? इस तरीके से हमने बालाजी विश्वनाथ की कहानी पढ़ ली। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम आते हैं, बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव आते हैं। हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम बस आपको बता रहे हैं
कि अब क्या था कि मराठों का जो मेन राजवंश था वो समाप्त हो गया था। क्लियर। तो अब पेशवा चलने लगे थे। तो बालाजी विश्वनाथ आते हैं, उसके बाद उनका बेटा बाजीराव प्रथम आता है, उसके बाद उनका बेटा बालाजी बाजीराव आता है, उसके बाद विश्वासराव जो कि इन्हीं का पुत्र था पहला, और दूसरा था माधवराव जो कि अकस्मात जिसकी मृत्यु हो जाती है। और विश्वासराव और सदाशिवराव 1761 के पानीपत के युद्ध में मराठों का नेतृत्व करने जाते हैं, तो उसी समय ये मार दिए जाते हैं। इसीलिए एक आपने टैगलाइन सुनी होगी कि किंवदंती के रूप में कहा गया कि जब कहानी आकर बताई गई बालाजी बाजीराव को कि क्या हुआ मेरे बेटों का, तो वो बोलते हैं कि 2 मोती जो थे वो विलीन हो गए। क्लियर। तो वो मोती वास्तव में यही थे। हम पढ़ेंगे जब मराठों को और डिटेल से पढ़ेंगे मध्यकाल में। क्लियर, यहाँ पे नहीं। दूसरा जो पुत्र था उनका माधवराव था, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। वो वास्तव में अल्पवयस्क था और उसे संरक्षण दे रहे थे उसके चाचा रघुनाथ राव। क्लियर। आगे चलकर रघुनाथ राव को ही राघोबा कहा जाता था। और माधव राव के बाद उनका एक बेटा बनता है, जब मृत्यु हो जाती है नारायण राव, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और उसकी हत्या के बाद माधव राव नारायण राजा बनता है, और उस माधव राव नारायण को बनाया जाता है नाना फडणवीस के द्वारा। क्यों? क्योंकि नाना फडणवीस वास्तव में कहाँ से निकल कर आते हैं? ये निकल कर आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, बालाजी विश्वनाथ एक कन्फेडरेशन बनाते हैं, मराठा काउंसिल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको ये पता था कि जो साहू है वो इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ एकीकृत रख के नहीं रख सकता। इसलिए उन्होंने एक कैबिनेट बना दी। उस कैबिनेट में जो क्षेत्रीय राज थे छोटे छोटे, उनके प्रतिनिधि शामिल होते थे, और उसी के डिसीजन के आधार पर मराठा की शक्ति का निर्धारण होता था। और उसी से ये होता था कि कोई व्यक्ति अपनी प्रभुसत्ता को साहू से इंडिपेंडेंट ना कर पाए। क्लियर। यानी कि एक तरीके के शासन का केंद्रीकरण किया गया, जितने भी विजित क्षेत्र जीते गए। समझ गए। उसी का जो हेड था उस समय वो था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस को जब पता चला कि माधवराव नारायण इतना योग्य या अल्पवयस्क है, तो क्यों ना उसको संरक्षण दिया जाए। क्लियर। उसी समय फिर राघोबा का दूसरा पुत्र आता है बाजीराव द्वितीय। और बाजीराव द्वितीय अपने आप में एक रोमांटिक पर्सनैलिटी था, इतना योग्य नहीं था, मतलब अपने बाप के बिल्कुल विपरीत था, खासतौर पर बाजीराव प्रथम के बिल्कुल विपरीत था। इसने बसीन की संधि की, 1802 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में अंग्रेजों ने इसे उठाकर बिठूर वापस भेज दिया। बिठूर में ये अंत समय तक रहा, जहाँ इसी के संरक्षण में आप देखते हो रानी लक्ष्मीबाई पली बढ़ी। इसी का बेटा था नाना साहिब। क्लियर। और नाना साहिब आगे चलकर 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट करते हैं। वो पार्टिसिपेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पिता बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी वो बंद हो गई, और उस पेंशन के कारण ये विद्रोह में भाग लेते हैं। और आगे चलकर इन्हें भी पेंशन को लेकर विवाद होता है, मार दिया जाता है, और फिर इनकी सत्ता को कोई और संभालने लगता है। ये हमें कहानी नहीं पढ़नी, हमें बस हमने ये देख लिया कि वास्तव में ये बाजीराव से लेकर कहानी कहाँ से कहाँ तक आई। समझ गए। आपको एक भी तथ्य नहीं रटना है कि कौन सी इनकी जन्म कुंडली थी। हम अपने परिवार की तो जन्म कुंडली याद नहीं रखते, तो इनकी कैसे याद रखेंगे। क्लियर। और ना ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ हम आपको रटा देंगे, याद करा देंगे काफ़ी डिटेल से, और ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे अभी आपको बालाजी विश्वनाथ याद हो गया है, आप भूल ही नहीं सकते हो कि बालाजी विश्वनाथ का जन्म आखिरकार हुआ कहाँ से था। क्लियर। तो आप जब ये सारी चीज़ें देख लिए, तो अब हम वापस आते हैं फिर से बालाजी विश्वनाथ की ओर। जब वापस आएंगे तो हम ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि आखिरकार बालाजी विश्वनाथ की प्रभुता में इतनी बढ़ोतरी हुई क्यों, और इतनी अगर बढ़ोतरी हुई तो उसके पीछे का रीज़न क्या था। हुआ क्या था कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता अस्थिर हो गई। मुगल सत्ता अस्थिर होने के कारण उस समय बहादुर शाह प्रथम, या आप कह सकते हो कि शाह आलम प्रथम शासक बनता है। मुअज्जम बहादुर शाह का ही नाम होता है शाह आलम प्रथम, वो शासक बनता है। लेकिन उसका शासनकाल इतना स्थायित्वपूर्ण नहीं होता,
और उसके शासन को चेंज करा दिया जाता है सैयद बंधु के द्वारा। ये अली नाम के दो बंधु थे, एक थे हुसैन अली और एक थे दूसरे अली, क्लियर, सैयद अली के नाम से। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन थे कौन नहीं थे। तो सैयद बंधुओं ने अपने मन मुताबिक एक व्यक्ति से कहा कि तुमको मुग़ल सत्ता का राजा बनना है। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु, अगर आप बना देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, और अगर आप हमें बना दें तो हम आपको बहुत सारी रियायतें दे देंगे। जैसे आजकल ग्राम पंचायती के चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें कई सारे किंग मेकर होते हैं जो कहते हैं तुम परेशान ना हो, प्रधानी का चुनाव हम तुम्हें जितवा ही देंगे, क्लियर। तो यही चीज़ थी सैयद बंधुओं को लेकर। तो सैयद बंधुओं को ये भी लगा कि अगर हम अपने मन मुताबिक किसी व्यक्ति को बना देंगे तो हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 1717 में फर्रुख सियर नाम के व्यक्ति को, सॉरी 1717 में नहीं, उसके पहले, तो फर्रुख सियर नाम के व्यक्ति को मुग़ल सत्ता का शासक बना दिया। जब इसको शासक बना दिया तो फर्रुख सियर को ही आगे चलकर ये लगने लगा कि आगे कहीं सैयद बंधु हमें मरवा न दे। तो सैयद बंधुओं से बचने के लिए फर्रुख सियर ने दोनों भाइयों को अलग अलग प्रांतों में नियुक्त कर दिया, यानी कि दोनों को अलग अलग जगह की जागीर दे दी और इनको मारने के लिए अपनी सेना लगा दी, और बोले कि सैयद बंधु आपको कहीं पर भी मिले तो उसको मार देना। समझ गए। सैयद बंधुओं में हुसैन अली और सैयद अली को ये लगा कि अरे हम ही ने इसको राजा बनाया और आज ये हम ही को डसने के लिए दौड़ रहा है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मरवा दिया जाए, मतलब ऐसे राजा को ही मरवा दो जो हमारे किसी काम का ना आए। तो उन्होंने सोचा कि किसी विरोधी इंसान को पकड़ते हैं, और उस समय मराठों की प्रभुसत्ता काफ़ी तीव्र हो रही थी। उसी प्रभुसत्ता में नाम था बालाजी विश्वनाथ का, नाम था साहू का, क्लियर। सैयद बंधुओं में हुसैन अली किसी तरीके से बचते बचाते मराठा सरदार के पास पहुँचे और वो साहू से बोले कि साहू महाराज, आप अगर हमारी मदद कर दो तो हम आपको मुग़ल सत्ता में कैद आपकी माता श्री येसुबाई को छुड़वा देंगे। ध्यान देना, मैंने उस समय जब आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि साहू को शाह आलम प्रथम ने तो छोड़ दिया था, लेकिन उसकी माँ को अभी नहीं छोड़ा था, तो माँ को अब छुड़वाने की बात आई, क्लियर। अर्थात सैयद बंधुओं में हुसैन अली ने कहा कि अगर आप अपनी सेना और सहयोग और समर्थन हमें दे दो फर्रुख सियर को मारने में, उसको अपदस्थ करने में, तो हम आपको आपकी माता श्री लौटा देंगे जब हम सत्ता में आएंगे। जैसे कि अगर आप हमको देश का प्रधानमंत्री बना दो तो हम देश की हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी को प्राइवेटाइज करके उसे आपके कदमों तले रख देंगे, क्लियर। तो उन्होंने कहा कि यार ये बात तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन बात ये थी ना कि साहू के पास चल कर आया था कोई और जब कोई और चल कर आता है तो हमारे पास ये उचित अवसर होता है कि हम अपने पुराने सभी नुकसान की भरपाई कर लें। तो साहू ने कहा कि ये बात ठीक है, चलो आप हमारी माता को लौटा दोगे, ये एक अलग बात है, लेकिन आपको 3 से 4 प्रोविज़न और करने पड़ेंगे। तो हुसैन अली को उस समय लग रहा था कि भाई मरने से लाख गुना बेहतर है कि इसकी हर एक बात को मान लो, इसकी संधि की हर एक प्रावधान को सुन लो। तो उसने क्या किया कि बोला ठीक है महाराज, अब बोलिए, हम आपको ये ब्लैंक पेपर दे रहे हैं, अब जो भी लिख देंगे हम हर एक बात को मानेंगे। और मानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ उसके साथ में खड़ा था, साहू के साथ में, और बालाजी विश्वनाथ जिस ओर अपनी घुड़ को बदल दे, समझो विजय तो वहाँ पे सुनिश्चित ही थी। साहू ये चीज़, हुसैन अली ये चीज़ जानता था। तो उसने कहा कि बालाजी विश्वनाथ का अगर हमें साथ लेना है, अर्थात साहू का संरक्षण अगर लेना है, तो उसकी बातें माननी पड़ेगी। तो उसने बोला महाराज आप बोलिए। तो साहू बोलते हैं कि देखो, पहली शर्त हमारी ये होगी कि हमारे दादा के द्वारा जो भी राज्य ग्रहण किया गया था मुग़ल सत्ता के दौरान, वो सारा के सारे राज्य को आप वापस कर दोगे और हमें पूर्ण रूप से स्वराज दे दोगे, अर्थात हमें वहाँ अपना शासन करने दोगे, आप दखल नहीं दोगे।
हुसैन अली ने बोला जी हुजूर, हमें मंजूर है। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें खानदेश, बराड़, गोंडवाना, हैदराबाद और कर्नाटक के सभी क्षेत्र वो लौटा दोगे जो कुछ वर्षों पहले हमारे पिताजी और दादाजी ने युद्ध के दौरान लड़ते हुए विजित किए थे, जिसे बाद में आपने अपने पास हासिल कर लिए। तो उन्होंने बोला जी हुजूर, आपकी ये भी बात हमने कबूल की। अब जब दो कबूलियत हो गई तो साहू को लगा यार एक मौका और है, क्यों ना इससे एक और कबूलियत करवा लेते हैं, क्योंकि ये झुक तो गया ही है, और झुकाते हैं शायद मान ले। तो साहू ने कहा कि एक बात हमारी और है। तो हुसैन अली तो क्योंकि मुंडी हिलाने के लिए ही आए थे, क्योंकि जान पे लटकी थी तलवार, तो उन्होंने कहा बोलिए हुजूर, आपके हम इस बात को भी मान लेंगे। बिना सुने बोल दिया कि हम आपकी इस बात को मान लेंगे। तो उसने कहा साहू ने कि आप दक्कन में जितने भी मुग़ल प्रांत हैं, यानी कि बरार, बीदर, गोलकुंडा, जो कि विजयनगर साम्राज्य के बाद आए थे, जिसे औरंगजेब ने विजित किया था, वहाँ से हमें चौथ व सरदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार दोगे, अर्थात टैक्स वसूली का हमें अधिकार दोगे, क्योंकि वो हमारी बॉर्डर सीमा से लगते हैं और उनको अगर हमें हमारे हमले से बचना है तो आपको चौथ और सरदेश मुखी उनको देना पड़ेगा। हुसैन अली ने कहा साहब, हम आपकी पूरी बात मान लेते हैं, आपको हम चौथ और सरदेश मुखी तो क्या, अन्य भी पैसे की रियायत दे देंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। आप चौथ और सरदेश मुखी वसूलेगो तो, लेकिन उस वसूली के दौरान आपको दक्कन में किसी भी उपद्रव को प्रमोट नहीं करना है, अर्थात वहाँ शांति बनाए रखनी है। आपको समय समय पर मुग़ल सत्ता को अपनी सेना भी देनी पड़ेगी और दक्कन विजय के लिए आपको उसका सहयोग भी करना पड़ेगा। भले ही आप टैक्स वसूलो, लेकिन हमारी राज्य की सीमाएं दक्कन तक फैली होनी चाहिए। साहू ने कहा बिल्कुल, हम आपकी बात मान रहे हैं। इसके अलावा हुसैन अली ने कहा कि देखो, हम आपको ये सब तो दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने दूसरे भाई के बेटे के कोल्हापुर के क्षेत्र को हानि पहुंचाओगे, अर्थात आप शंभू जी को हानि नहीं पहुंचाओगे। तो साहू ने कहा बिल्कुल, वो तो हमने पहले ही प्रॉमिस कर रखा था वारना की ट्रीटी में कि हम किसी में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो अपना उस घर पे कमाए, हम अपना यहाँ पे कमा रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है। और अंत में सम्राट उसने हुसैन अली ने कहा कि देखो साहू महाराज, हम आपको देखो चौथ भी दे रहे, सरदेश मुखी भी दे रहे, आप वहाँ से करोड़ों रुपए की वसूली करोगे, तो एक काम ये करना कि हमें प्रति वर्ष गिफ्ट के तौर पे 10 लाख रुपए सम्राट के नाम पर भेजते रहना। जैसे होता है ना कि कई बार कन्या का जब विवाह किया जाता है तो क्या होता है कि कई बार दहेज, जो अच्छे लोग होते हैं, दहेज क्या होता है कि लड़के वालों की तरफ से ही कन्या के घर में भिजवा दिया जाता है, ताकि ये लगे कि हाँ कन्या की तरफ से इतना दहेज आया, ताकि मोहल्ले वाले खुश रह सकें कि अरे उसकी पत्नी ने तो, उसके घर वालों ने तो इतना दहेज दिया था। क्लियर। तो यही चीज़ सम्राट ने कहा कि हम आपको जो 2 करोड़ 3 करोड़ कमाते हो, उसमें 2,90,000 आप 2 करोड़ 90 लाख अपने पास रखना, केवल 10 लाख आप हमें भेजते रहना। इससे लोगों को लगेगा कि हाँ सम्राट की शक्ति मजबूत है। साहू ने कहा अरे छोटी सी बात है, दे दिया करेंगे, चलो इसमें कोई बात नहीं है। और अंत में वही कहा कि हम आपकी माता और अन्य संबंधियों को छोड़ देंगे। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो आप खुद सोचो कि इस ट्रीटी में वास्तव में क्या था कि मुगल सत्ता अधीन हो गई थी मराठों के। इसी चीज़ को देखते हुए सर टेम्पल कहते हैं, स्टेपर टेम्पल नाम के हिस्टोरियन हैं, कि वास्तव में मराठों के लिए एक मैग्ना कार्टा था, अर्थात ये संधि मराठों के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुई, मतलब अधिकारों का पत्र साबित हुई, अर्थात उन्होंने अपने खोए हुए उस सम्मान को, खोए हुए उस स्वाभिमान को प्राप्त कर लिया। क्लियर। तो और एक और चीज़ थी यहाँ पे, चौथ और सरदेश मुखी की जो बात आती है ना, वास्तव में ये प्रभुता का प्रतीक थी, चौथ और सरदेश मुखी, कि मुगल सम्राट भी अब उनकी इस प्रभुता को मानेगा। और इसी प्रभुता की लड़ाई ही तो हुई थी जिस कारण औरंगजेब ने साहू को कैद में रखा था और उसके पिता शंभू जी को कैद में रखा था। समझ रहे? तो आप ये समझ सकते हो कि मराठों की शक्ति में फिर उत्तरोत्तर प्रगति होने लगी। और इस पूरी उत्तरोत्तर प्रगति का सर्वे सर्वा था बालाजी विश्वनाथ।
जब ये संधि हो गई तो बालाजी विश्वनाथ अपने 15,000 सैनिकों के साथ में हुसैन अली के साथ दिल्ली पहुंचता है। वहाँ पे फर्रुख सियर को अबदस्त करता है, रफ़ीद उद रजात को पद बनाता है और रफ़ीद उद रजात से हुसैन अली बोलते हैं कि हमने साहू चचा से ये साइन की थी संधि, अतः तुम मुगल सम्राट बने हो तो इस संधि पर अपनी मोहर लगा दो और ये कह दो कि मैंने जो जुबान दी थी उसका पूरा अक्षर सा पालन होगा। और ये हुआ भी, इसीलिए रिचर्ड टेम्पल ने इसे मैग्ना कार्टा कहा। आपने इतनी कहानी समझ ली, क्लियर। अब जब आपने इतनी कहानी समझ ली, आपने ये देख लिया कि बालाजी विश्वनाथ का क्या योगदान रहा, तो प्रश्न अब बनने को आ जाता है कि बालाजी विश्वनाथ के व्यक्तित्व का आप मूल्यांकन करें, आप ये बताएं कि वास्तव में वो कैसा सम्राट था। तो आप आसानी से अपने मन से ही अभी कई सारे पॉइंट बता सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहानी इतनी बता दी, क्लियर। दूसरी बात, आगे हम उससे पढ़ें, आप लोगों के मन में कई सारे लोगों को उन्हें प्रश्न आ रहा होगा कि मास्टर आज आपने स्लाइड को लाइन बाय लाइन क्यों नहीं पढ़ाया। तो लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप बताइए, एक बार हम पहले आपको स्लाइड से दिखा देते हैं कि क्या क्या हमने आपको पढ़ा दिया, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई लाइन हमारी मिस हो गई। होता क्या, जब हम स्लाइड को बेस बना लेते हैं ना, तो कहानी में तारतम्यता नहीं आ पाती। और आपको नोट्स तो है ही, आपने पहले एक बार देख ही लिया होगा कि हाँ सारी कहानी मास्टर ने मैच कर दी। तो ये देखिए, मराठा पृष्ठभूमि 1689 में शिवाजी के पुत्र उत्तराधिकारी शंभू जी को हरा दिया मुगल सेनाओं ने। उनके पुत्र साहू को बंदी, औरंगजेब की बड़ी सफलता, मराठा पराजित समाप्त नहीं। छोटा पुत्र राजाराम मृत्यु तक, मृत्यु उपरांत विधवा पत्नी ताराबाई, क्लियर। साहू को छोड़ दिया गया, शक्ति बढ़ गई, चाचा चाची के साथ गृह युद्ध हुआ, क्लियर। फिर शिवाजी की 2 पत्नियां थी, एक से संभाजी, ये मैंने फ्रेम आपको दे दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। संभाजी राजाराम वर्सेस उत्तराधिकारी का दोनों के मध्य युद्ध हुआ, संभाजी विजय हुआ किंतु औरंगजेब ने मरवा दिया। उसके पुत्र साहू व पत्नी येसुबाई कैद हुए। फिर दोनों के बीच में गद्दी, राजाराम को गद्दी मिली। 1700 में राजाराम की मृत्यु हो जाती है, तो अल्पवयस्क पुत्र के साथ ताराबाई सत्ता करती हैं और अल्पवयस्क पुत्र द्वितीय को राज अधिकारी बनाती हैं या गद्दी में उसे शासक बनाती हैं। लेकिन तब तक साहू को छोड़ दिया जाता है, और जब साहू को छोड़ दिया जाता है तो सतारा पहुंचता है कैप लेकर, आपने पढ़ा था ना कैप लेकर। तो जब पहुंचता है तो उसने देखा कि चाची ये छत्रपति उसे घोषित कर चुकी। छत्रपति उस समय की आप कह सकते हो उपाधि थी, क्लियर। छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी। तो उसको बुरा लगा, तब उसने खेड़ा का युद्ध किया, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। साहू की मदद की बालाजी विश्वनाथ ने, साहू विजय हुआ, उसने सतारा पर अधिकार किया। मराठा राज 2 उपराज्यों में विभक्त हो गया। सतारा में साहू आ गए, कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय आ गए। शिवाजी द्वितीय की जब मृत्यु हो गई तो राजाराम का जो दूसरा बेटा था संभाजी द्वितीय, वो आता है। संभाजी द्वितीय के साथ फिर से टसल होती है साहू की, और उस सफल टसल में वारणा की संधि होती है। और फिर ये डिसाइड होता है कि बेटा तुम दक्षिण में रहोगे, हम उत्तर में रहेंगे, क्लियर। और फिर बालाजी विश्वनाथ को सेनापति बनाता है, फिर वो पेशवा बन जाता है, इससे उसका पद और बढ़ जाता है, और आगे छत्रपति केवल नाम मात्र का बचा रहता है। फिर हमने ये एक और फ्रेम दिया था ताकि और चीज़ें क्लियर हों कि शिवाजी की 2 पत्नियाँ, एक पत्नी से संभाजी, संभाजी का उसका पुत्र साहू, साहू का सहयोग किया बालाजी ने, साहू की कोई संतान नहीं, तो इसलिए इनकी स्टोरी यहाँ तक ख़त्म हो गई और यहाँ पे बालाजी का प्रभुत्व हो गया, क्लियर। इधर दूसरी ओर दूसरी पत्नी थी राजाराम, राजाराम से जो पुत्र हुआ शिवाजी द्वितीय, उनका जो दूसरा पुत्र था वो संभाजी द्वितीय, यानी शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, और संभाजी का जो पुत्र था वो राजाराम द्वितीय आता है। और फिर उसके मध्य कहते हैं संभाजी के साथ में वारणा की ट्रीटी होती है, साहू की और संभा की, क्लियर। आगे चलकर राजाराम द्वितीय विश्वनाथ को चुनौती देता है, लेकिन वो भी पराजित हो जाता है, और आगे चलकर विश्वनाथ पूरी तरीके से छत्रपति के टाइटल को अपने में समावेशित कर लेते हैं और पेशवा के रूप में अपने शासन को संचालित करते हैं। अर्थात अब मराठों की पूरी शक्ति पेशवाओं के अधीन आ जाती है। तो अब जो भी राजवंश का प्रक्रम चलता है उसमें पेशवा ही प्रभुता में रहते हैं। तो पहला पेशवा जो बनता है वो बालाजी विश्वनाथ बनता है, उसके बाद उसका बेटा बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव, और फिर उसके बाद उसके 2 बेटे विश्वास राव और माधव राव,
जो कि सदाशिवराव के संरक्षण में 1761 के अर्थात 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से पराजित हो जाते हैं और मृत्यु का वरण कर लेते हैं, जिसको लेकर एक उस समय का दरबारी कहता है कि महाराज 2 मोती विलीन हो गए। लेकिन दूसरा पुत्र माधवराव भी आगे चलकर अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। उसका अल्पवयस्क बेटा था जो कि चाचा रघुनाथ राव के संरक्षण में रह रहा था। आगे चलकर माधवराव की भी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका बेटा नारायण राव आता है, उसकी भी उसी के पड़ोसियों ने या उसी के सैन्य अधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद उसी काउंसिल से नाना फडणवीस ने माधवराव नारायण को संरक्षण दिया, जो कि नारायण राव का बेटा था। और आगे चलकर राघोबा मतलब रघुनाथ राव का जो ये पुत्र था, चाचा रघुनाथ राव, इसका एक बेटा होता है बाजीराव द्वितीय। वो आगे चलकर बसीन की संधि करता है और बाद में बसीन की संधि के तहत उसे अंग्रेज बिठूर भेज देते हैं। हम ये पढ़ेंगे जब आंग्ल मराठा पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक बार फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। बिठूर भेज देता है, बिठूर में वो वहाँ पे रहता है और 1857 के विद्रोह के पहले बाजीराव द्वितीय मर जाता है, जिसकी पेंशन को लेकर नाना साहब अंग्रेजों से लड़ाई करते हैं और जब पराजित हो जाते हैं तो नाना साहब को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है या उनको अधीन ले आया जाता है। इतनी हमने ये स्टोरी पढ़ ली थी, क्लियर। फिर वही बात आती है कि पेशवाओं का क्या योगदान था। मैंने ये सारी कहानी बता दी, चंद्रसेन की कहानी बता दी थी, क्लियर। फिर मैंने ये भी बता दिया कि आगे चलकर कैसे बालाजी विश्वनाथ का देहांत हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो सैयद बंधुओं के साथ कैसे संधि करते हैं, उसकी क्या ट्रीटी होती है, उसके क्या प्रोविज़न होते हैं, क्यों आगे चलकर रिचर्ड टेम्पल मराठा साम्राज्य के लिए मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्लियर। इतनी सारी चीज़ें देखो हमने बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट कर ली। अब बात आती है बालाजी विश्वनाथ के मूल्यांकन को लेकर। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसकी विजय पराजय और उसके संघर्ष के उस जीवन का अध्ययन करने से पता चलती है कि वास्तव में उसका व्यक्तित्व कितनी विलक्षण प्रतिभा का धनी था। तो जब हम बालाजी विश्वनाथ को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो शून्य से चलकर पेशवा बनता है, अर्थात वो उस समय ये कल्पना करता है कि जब वो चाय बेच रहा होता है तो उसको लगता है कि हमें आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनना है। अर्थात जब वो साहू से मीटिंग कर रहा होता है तब वो ये सोच लेता है कि हम आगे चलकर मराठा सत्ता में प्रधानमंत्री बनेंगे। और वो न केवल प्रधानमंत्री बनता है बल्कि वो इतना वीर योद्धा होता है कि उसके अंतर्गत पॉलिटिकल फीचर की उस समय की हर एक संभव नीति का वर्ण था। इसके अलावा कूटनीतिज्ञता में वो चाणक्य की तरह ही एक कुशल था। और इस चीज़ की समझ उससे तब और पता चल जाती है जब वो ताराबाई को न चुनकर साहू को चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि ताराबाई उसे स्थायित्व नहीं दे सकती जबकि साहू उसके लिए एक स्थायित्व दे सकता है, क्लियर। और कूटनीति से फिर वो गृह युद्ध को बचाता है। मतलब कई बार क्या होता है कि जो साहू के अधिकारी होते हैं, चाहे वो धन्नाजी यादव हों, चाहे खांडे राव दहाड़े हों, चाहे पर जोशी हों या कान्होजी आंगड़े हों, ये सब के सब ताराबाई की ओर जाकर मिल जाते हैं। साहू डर जाता है, साहू को लगता है कि अब हम तो पराजित हो जाएंगे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि आप परेशान ना हो महाराज, हम आपको हर संभव तरीके से बचा लेंगे और किसी भी तरीके का गृह युद्ध नहीं होने देंगे, अर्थात आपको आपकी चाची से लड़ने की पूरी संभावनाओं को रोकने का प्रयत्न करेंगे। तो वो इन लोगों के पास जाता है, इनको परसुएट करता है, साम से भी, दाम से भी और दंड से भी, और ये लोग मान जाते हैं। जब ये मान जाते हैं तो न केवल उस समय मराठों की वित्तीय समस्या को सुलझाने के लिए उसने माधाजी कृष्ण जोशी नाम के साहूकार को भी अपने पक्ष में कर लिया, बल्कि इन सबको अपने पक्ष में करके ये दिखा दिया कि वास्तव में मराठे एक ही हैं। और आगे चलकर जब उसने सैयद बंधुओं के साथ साहू की जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी में साहू को जो रियायतें मिली, उस रियायत से उस समय के मराठों को 30 लाख रुपए का फ़ायदा कराया और 35% से भी ज़्यादा चौथ व सरदेश मुखी की ओर उन्मुख किया। जब चौथ और सरदेश मुखी की संख्या बढ़ने लगी तो वास्तव में उससे क्या हुआ कि मराठा सत्ता की वित्तीय स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई और इस वित्तीय स्थिति ने उस युद्ध में संलग्न मराठाओं को अब शांति स्थापित करके एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने की ओर अग्रसर किया। लेकिन ये बात अलग है कि इस साम्राज्य की संकल्पना को धूमिल कर दिया आगे चलकर
किसने? पानीपत के तृतीय युद्ध ने और आंग्ल मराठा संघर्ष ने। उसे हम पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में कि किस तरीके से पानीपत की तृतीय लड़ाई ने मराठों की शक्ति को पूरी तरह से छींड़ कर दिया, अर्थात उनकी संजीवनी शक्ति को सुखाने का प्रयत्न किया। इसी दिशा में सर रिचर्ड टेम्पल कहते हैं बालाजी विश्वनाथ के संदर्भ में इस पे प्रश्न बन सकता है और इस पे हम प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। देखो ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी आजकल पूछती है और ये प्रश्न किसी आपको आम पुस्तक में मिलेगा नहीं, तो आप लोगों को लगता है कि ये कहाँ से आ गया। अच्छा, कोचिंग संस्थान वाले पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाएंगे तो टेस्ट सीरीज में पढ़ाएंगे और टेस्ट सीरीज में पढ़ाएंगे तो आपको 5 मिनट में इस प्रश्न का उत्तर तो डिस्कस कर देंगे, लेकिन आपको इसकी व्यापक समझ नहीं दे पाएंगे, जिससे आप रट्टा मार के तोता बन जाओगे। और तोते का काम यही होता है कि अगर जरा सी भी भाषा बदल जाए तो पेपर में वो का बोल ही नहीं पाएगा। क्लियर? तो हमने आपको तोता ना बनाने के चक्कर में पूरी तरीके से एक ज्ञाता बना दिया। अब आप इसको लिख सकते हो कि कैसे उसने मुस्लिम राज्य के खंडहरों पर एक हिंदू राज्य का गठन कर लिया और अपने लिए इस राज्य की वंशानुगत सत्ता प्राप्त कर ली थी। इसको हम हालांकि आगे जब क्वेश्चन आंसर की सीरीज करते हैं ना, जैसे प्लासी और बक्सर की है, तो वहाँ पे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे मौलिक प्रश्न के रूप में, चिंतित मत होइए। तो आप ये समझ गए कैसे उसने कर ली। क्लियर? फिर बात आती है किनकेड नाम और पर्सनिस नाम के हिस्टोरियंस कहते हैं कि वास्तव में बाजीराव की जो सफलताएं थी, मतलब इसके बाद जो इसका बेटा था उसकी जो सफलताएं थी वो विश्वनाथ की नीति का ही परिणाम थी। अब अगर आपको विश्वनाथ की नीति नहीं पता है तो आप बाजीराव की सफलता को कैसे लिख पाओगे। क्लियर? इसीलिए हमने आपको ये बेसिक पढ़ाया ताकि जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? फिर आपको बताया मैंने कि उसने मराठा मंडल का गठन किया था ताकि मराठा कहीं से कमज़ोर ना हो, क्योंकि उसको पता था कि साहू उतना कुशल नहीं है कि वो पूरे के पूरे मराठों को एक सूत्र में पिरो सके। और उस मराठा मंडल को उसने मराठा कन्फेडरेसी का नाम दिया, जो कि काफ़ी कमज़ोर थी। इसका रोल आपको आंग्ल मराठा युद्ध में समझ में आएगा, वहाँ पे हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी कमज़ोर थी। हालांकि फिर भी कमज़ोर होने के बावजूद वो 100 वर्षों तक चलती है। क्लियर? इसीलिए आगे चलकर एच.एन. सिन्हा नाम के हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि बालाजी की एकमात्र योजना मराठों के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के अतिरिक्त कुछ और नहीं थी। अर्थात उनका ये मानना है कि बालाजी विश्वनाथ के अंदर मराठों को भारत का साम्राज्य दिलाने की क्षमता नहीं थी। मतलब ये आलोचना करते हैं, तो इनके आलोचना को भी हम तर्कसंगत रूप से आगे काटेंगे। और ये कहते हैं कि राष्ट्रवादियों ने इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया कि बालाजी विश्वनाथ ना होते तो स्थितियां कुछ विपरीत होती। तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो केवल और केवल छोटी से छोटी उपलब्धियों से ही संतुष्ट थे। उनके इतने भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य नहीं हैं जिसके लिए उनको हम संज्ञा दें। हाँ, उनके जो भी महत्वपूर्ण कार्य थे उससे ज़्यादा उनके उत्तराधिकारियों ने उसे संपादित किया। अर्थात अगर योगदान की हम बात करें तो उनके उत्तराधिकारियों को उनका योगदान देना चाहिए, ना कि केवल और केवल उन्हें। क्लियर? तो इसकी क्रिटिसिज्म को भी हम काफ़ी अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे जब बाजीराव को पढ़ लेंगे या सभी पेशवाओं को पढ़ लेंगे और जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आज आपने शिवाजी के बाद की कहानी को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा। आपने बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनने तक की कहानी को पढ़ा। उम्मीद है आपको काफ़ी गहराई से, काफ़ी सहजतापूर्वक पूरी कहानी कथा के रूप में समझ में आ गई होगी और हमारी उस बात का संकल्प भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हम आपसे कहते हैं कि इतिहास वास्तव में कई कथाओं का संकलन है, जिसमें कुछ कही जा चुकी हैं और अभी कुछ कही जानी बाकी हैं। तो अब जो कथा आगे की रह गई है उसे हम आपको अपने अगले पार्ट में सुनाएंगे। तब तक आप इसी कथा को सुनकर इसका मनन करें, इसका चिंतन करें और सोचें कि आगे की कथा में मास्टर जी हमें क्या सुनाएंगे। क्लियर? तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।